जय हिंद सबको। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स, मेजर कलसी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपको इस पूरे हफ्ते का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो इसमें किस तरह से चीज़ें हमारे एग्जाम में आता है, उसको किस तरह से अप्रोच करना है, तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते की हमारी कौन कौन सी न्यूज़ थी। तो पहली न्यूज़ हम जो पढ़ेंगे वो हम 13th बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे जो नसीम अल बहर है। तो हम देखेंगे ये किन दो देशों के बीच में हो रही है। मलेशिया के नए पीएम चुने गए हैं। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किस, क्योंकि आपके डिफेंस के एग्जाम में जैसे डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है। उसके बाद विक्रम एस रॉकेट क्या है, रशिया ने चाइना को पीछे किया है, किस मामले में किया है। अग्नि 3 यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने एक हैकाथन को क्या किया है, अरेंज किया है। तो हैकाथन होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। इसरो जो कंडक्ट कर रहा है, हम देखिए हर हफ्ते ही हम करंट अफेयर की न्यूज़ लेके आते हैं, उसमें हम कहते हैं डीआरडीओ और इसरो हमेशा ही न्यूज़ में बना रहता है, मतलब कोई ना कोई चीज़ उनकी रहती है। फिर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स के बारे में समझेंगे कि ये इंडेक्स होता क्या है। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, क्यों न्यूज़ में बना हुआ है। चिरंजीवी जो एक्टर हैं उनको कौन सा प्राइज दिया गया है। वायुसेना नगर ने ऑर्गेनाइज किया है एक एयर फेस्ट, उसके बारे में समझेंगे। शत्रुनाश एक्सरसाइज क्या है। अरिट्टापट्टी विलेज ये भी क्यों न्यूज़ में बना हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो पिछले हफ्ते हमारा पूरा निकल गया उसमें था। इसके बाद ये सारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पेंशन डबल कर दी है। इंडिया टू टेक ओवर चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ये सब क्या होता है। तो इन सारी न्यूज़ेस को हम इस पूरे हफ्ते के जो हमारा ये इस वीडियो होगा जिसको आप अभी देख रहे हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। जिसमें कासिम ज़ोमरात, ये देखिए कजाकिस्तान के री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं जो आज की हमारी पहली न्यूज़ है। फर्स्ट न्यूज़ हमारी किससे रिलेटेड है, 13th बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर। तो सबसे पहले क्या है, एक्सरसाइज का नाम आपको देखना है, नसीम अल बहर किन दो देशों के बीच में होती है। तो ये होती है इंडिया प्लस ओमान के बीच में, ठीक है। ओमान हमारा ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। कहाँ पड़ता है, अभी हम इसको मैप में देखेंगे कि कहाँ आता है। कौन से नंबर की बायलैटरल एक्सरसाइज है, 13वें नंबर की। और बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, मतलब दो लोगों के बीच में होती है, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज है तो ये हमारी, और ये जो पहली नेवल एक्सरसाइज हुई थी ओमान के साथ, ये नसीम अल बहर, ये फर्स्ट टाइम जब हुई थी 1993 में। फर्स्ट टाइम ये कब हुई थी, 1993 से, तब से अब ये 13वें नंबर की है। तो हम इस पूरे मैप में देख लेते हैं हमारा ओमान आता कहाँ है। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो छोटा सा कंट्री है, यहाँ इंडिया है। इंडिया के पास में अरब सागर यहाँ आता है। अरब सागर से जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ओमान। तो ओमान के साथ हम क्या कर रहे हैं, ओमान के साथ वैसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं, तो ओमान के साथ हम ये अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज। अच्छा, ये ओमान ये जो अरब पेनिनसुला में आता है, यानी अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है ओमान। तो अरब प्रायद्वीप के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अरब प्रायद्वीप में ये जो देश आता है, ये यमन हो गया, यहाँ ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया, छोटा सा देश यहाँ पे ऐसे करके आता है, ये हमारा यूएई है। फिर उसके आगे कतर, कतर के आगे बहरीन, यहाँ कुवैत, यहाँ सऊदी अरेबिया। ये सारे देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के भी मेंबर हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये खाड़ी देशों का क्या है, एक संगठन है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में हमारा सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है और कुवैत है। ये 6 देश इसमें हैं। इसका जो गठन हुआ था इसको भी हम समझ लेते हैं, 1981 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया गया था। अब आप सबका आंसर क्या है, आप सबको क्या करना है, आप सब सर्च करेंगे और बताएंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिएगा। 1981 में इसका गठन हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम हर हफ्ते ही एक्सरसाइज कवर करते हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण और शक्ति। और देखिए इंडोनेशिया के साथ जो हमारी थी वो समुद्र शक्ति थी और गरुड़ शक्ति, है ना। गरुड़ शक्ति भी इंडोनेशिया के साथ होती है, लेकिन जब गरुड़ अलग हो, शक्ति अलग हो, तो वो फ्रांस के साथ है। गरुड़ होती है एयरफोर्स की और शक्ति थी आर्मी की। भारत और ब्रिटेन के साथ इंद्रधनुष, अजय वारियर, कोंकण। कोंकण नेवल एक्सरसाइज थी, अजय वारियर आर्मी की एक्सरसाइज थी, इंद्रधनुष एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी। भारत और बांग्लादेश संप्रीति युद्ध अभ्यास, बोंगो सागर, ठीक है। जापान के साथ धर्मा गार्जियन, सैन्य मैत्री, जिमेक्स। फिर ये भारत और नेपाल के साथ सूर्य किरण, ये आर्मी का है। भारत और रूस के साथ इंद्र युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये केवल इंद्र है, यहाँ इंद्रधनुष था। भारत और थाईलैंड के साथ मैत्री। और भारत और इंडोनेशिया समुद्र शक्ति, और आगे अभी हम देखेंगे गरुड़ शक्ति। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, मलेशिया के जो नए पीएम बने हैं उनका नाम क्या है, मलेशिया अनवर बिकम्स न्यू पीएम एंडिंग डिकेड्स लॉन्ग वेट। अब ये क्या है,
देख लेते हैं। मलेशिया के जो नए पीएम बने हैं अनवर इब्राहिम, इससे पहले मलेशिया के जो पीएम थे उन्होंने भारत के साथ एक तरह से संबंध क्या किए थे, महातिर मोहम्मद जो थे भारत के साथ इन्होंने संबंध बहुत ज़्यादा क्या किए थे, खराब मतलब एक बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड कर लिए थे। इन्होंने बेवजह ही मतलब यूनाइटेड नेशन में जाते थे, इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते थे कश्मीर को मुद्दे को लेके, जिससे वजह से मलेशिया से हमारे संबंध थोड़े क्या हो रहे थे, खराब हो रहे थे। आगे हम मैप में देखेंगे कि मलेशिया आखिर विश्व में आता कहाँ है। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल कंट्री। जैसे हम पूरे वर्ल्ड को हमने ऐसे लिया, पूरे वर्ल्ड को बीचों बीच से हमने बांट दिया, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा। ऊपर का हिस्सा नॉर्थन, ये क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ जो कर्क रेखा और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया होता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो मलेशिया इसी क्षेत्र में आता है, हमारा भारत भी इतना पूरा इसी क्षेत्र में आता है। फिर यहाँ की राजभाषा क्या है, मलय है तथा राजधानी कुआलालंपुर है। यह दक्षिण चीन सागर में 2 भागों में विभाजित है। 9 अगस्त 1965 को आपसी समझौते के द्वारा सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। इसका मतलब जो हम सिंगापुर पढ़ते हैं ना, सिंगापुर एक छोटा सा शहर है जो कि एकदम मलय पेनिनसुला की टिप पे स्थित है ना। तो सिंगापुर हमारा क्या है, ये पहले मलेशिया का ही हिस्सा था। कब अलग हुआ था, 1965 में। तो इसको आप लिखिएगा और इसमें हम फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा मलेशिया कहाँ है। मलेशिया ये देखिए, ये हमारा, ये यहाँ पे हम अंडमान निकोबार खत्म होता है, यहाँ से सुमात्रा शुरू हो जाता है जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है। ये मलय पेनिनसुला है, यहाँ पे क्या है, मलेशिया है। तो ये मलेशिया यहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ से चाइना का, ये चाइना अपना पूरा तेल लेके जाता है यहाँ पे। और चाइना ने इसी को बाईपास करने के लिए, क्योंकि इंडिया अंडमान निकोबार में अपना क्या, अपना कमांड बना रहा है तीनों सेनाओं का, तो अगर वो बन जाएगा तो उसको बहुत खतरा रहेगा चाइना को, यहाँ से उसका पूरा तेल का व्यापार होता है। तो इसी वजह से वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बना रहा था। हालांकि वहां पे बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा क्या, मतलब एक तरह से इंसर्जेंसी टाइप की रहती है, तो वहां चाइना को अब दिक्कत हो रही है उसको, ठीक है, बनाने में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको मतलब चालू करने में। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ मलेशिया है, मलेशिया का कुछ हिस्सा ये बोर्नियो जो आइलैंड है इसमें भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति अभी जस्ट हमने कहा ना कि जो हमारी गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है ये किसके साथ होती है, भारत और इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस। और इस बार की गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, कारावांग में हो रही है। कारावांग नाम से ही लग रहा है थोड़ा इंडोनेशिया की जगह लग रही है ना। तो कारावांग हमारा कहाँ है, इंडोनेशिया में है। और ये कंटिजेंट ऑफ इंडियन स्पेशल फोर्सेस है ना, ये स्पेशल फोर्सेस की क्या है, बाइलेटरल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, कहाँ हो रही है, कारावांग में हो रही है। गरुड़ शक्ति किसके साथ होती है, इंडिया और इंडोनेशिया। चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं भारत। और फिर से वही जो हमारे एक्सरसाइजेस उनको एक बार फिर से इसमें दिया हुआ है, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमारा रिवीजन होगा। नसीम अल बहर ओमान के साथ, ठीक है, बाकी ये तो अभी हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, विक्रम एस रॉकेट लॉन्च्ड बाय इसरो, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। भारत का पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया रॉकेट, और उस कंपनी का नाम क्या है, स्काई रूट। स्काई रूट कंपनी ने ये प्राइवेट रॉकेट जो रॉकेट डेवलप किया था विक्रम एस, इसको लॉन्च किया है इसरो ने, और ये सक्सेसफुली लॉन्च रहा। ठीक है, तो चलिए इसको हम पिछले हफ्ते भी कवर कर चुके थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये कंपनी है, इस कंपनी का क्या है, ये कंपनी 2018 में बनी थी। देखिए केवल 4 साल पुरानी है, यानी एक नया मतलब क्या है, स्टार्टअप है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। और इसकी जो सर्विसेज हैं, लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करता है। इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, सारे विक्रम सीरीज के हैं ना, विक्रम, ये विक्रम 1, विक्रम 3, विक्रम एस, विक्रम 2। नेक्स्ट न्यूज है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, रशिया रिप्लेसेस चाइना टू बिकम द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया। यानी कि इससे पहले भारत, यानी हमारा जो देश है इंडिया, ये अपना जो फर्टिलाइजर था, फर्टिलाइजर की मांग की जो पूर्ति थी, यानी उर्वरक जो होते थे, जिससे खेती में जब उर्वरक डालते हैं तो अच्छी फसल होती है, ये हम मैक्सिमम पोर्शन कहाँ से मंगाते थे, चाइना से। अभी देखिए हमारे देश में जितना उत्पादन होता है वो हमारे देश में खपत जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे देश में प्रोडक्शन होता है वो उतना नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी मांग की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा हम चाइना से आयात करते थे। और आप देखेंगे जो खाद होती है, खाद की एक बोरी किसान को अगर 250-300 अलग अलग इस जगह पे अलग अलग होता है, 250-300-400 में मिलती है, तो वो खाद की बोरी की अगर ऐसे उसकी कीमत देखें 3000-4000 इस तरह से उसकी कीमत होती है। बाकी की कीमत कौन वहन करता है, सरकार। यानी सरकार उसमें क्या देती है, सब्सिडी देती है।
तो ऐसी सूरत में हम चाइना से मंगाते थे, चाइना को बहुत फ़ायदा भी होता था। लेकिन यहाँ रशिया भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उत्पादन करता है और रशिया अपनी पूरी फर्टिलाइज़र देता था यूरोप को। किसको देता था? यूरोप को। अभी लेकिन रशिया ने चूंकि यूक्रेन पे युद्ध कर रखा है, इसलिए यूरोप क्या करता था, यूरोप ने उसका फर्टिलाइज़र लेने से मना कर दिया, उस पर सैंक्शन लगा दिए। ऐसी सूरत में ये बेचने को तैयार था लेकिन इसके पास खरीदार नहीं थे। और हमारे पास क्या है, मांग है, लेकिन हमारे पास बेचने के लिए चाइना था जो बहुत महंगा बेचता था। तो रशिया ने कहा आप आइए हमारे यहाँ से ले जाइए, हम आपको मतलब ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा देंगे, हम आपको बहुत सारी सुविधा देंगे, बहुत कम दाम में भी देंगे। तो भारत को डील अच्छी लगी, भारत ने डील रशिया से कर ली। अब भारत रशिया से लगभग हम देखेंगे 350% की क्या हो गई, उछाल हो गई है, जो रशिया से हम फर्टिलाइजर मंगाते थे। तो रशिया ने किसको कर दिया है, चाइना को रिप्लेस कर दिया है और इंडिया का बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर बन गया है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा प्रश्न कि हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर आयात क्यों करते हैं, ऑर्गेनिक खेती क्यों नहीं करते। देखिए, अगर ऑर्गेनिक खेती पे आएंगे तो एक खेत जैसे है, अगर ये बिना फर्टिलाइजर के इसमें उत्पादन हो रहा है 2 क्विंटल का हो रहा है, ठीक है, और एक खेत जिसमें फर्टिलाइजर से उत्पादन हो रहा है तो यहाँ 10 क्विंटल से होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती पे आएंगे तो अपनी जो हमारे पूरे देश की आबादी है उसका पेट नहीं भर पाएंगे। इस वजह से हमें फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा पिछले महीने से आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि श्रीलंका में भी देखो फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। वहाँ के लोगों ने मतलब एक तरह से यूरिन स्टोर करना शुरू कर दिया था फर्टिलाइजर की, मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, एक इकोनॉमी के लिए। तो हमने देखा रशिया से हमारा जो फर्टिलाइजर का आयात है कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, 371%। मोर ओवर हमें याद क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हम फर्टिलाइजर लेते हैं चाइना को, हम अब वो चाइना से नहीं लेते हैं, अब किससे लेते हैं, रशिया से लेते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है, अग्नि 3 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये क्या है, अग्नि सीरीज की हमारी जितनी भी मिसाइल आती हैं, अग्नि 1, 2, 3, इनके आगे जितना नंबर लगता जाता है ना, इसका मतलब है अग्नि 3 मतलब 3000 किलोमीटर मारक क्षमता, अग्नि 1 मतलब 1000 किलोमीटर मारक क्षमता, अग्नि 4, अग्नि 5 मतलब 5000 किलोमीटर मारक क्षमता। अब एक बात बताइए, अब एक कॉन्टिनेंट मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, इनके बीच की दूरी ही 2-3 हज़ार किलोमीटर होती है। अगर ये मिसाइल अग्नि 4, 5 इस तरह से किया जाए तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मार कर सकती हैं। तो इसी वजह से ऐसी मिसाइलों को कहते हैं ये जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्या बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि जो हमारी अग्नि 3 है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज यानी IRBM है ना, IRBM। अगर SRBM होता तो मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, LRBM होता मतलब लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अभी हमको समझना क्या है, हर क्लास में मैं समझाती हूँ, इसमें भी समझा रहे हैं। मिसाइल जो हमारी होती है कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होती है कम दूरी के लिए होती है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, 250, 300, 150, 200 किलोमीटर के लिए। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो रास्ता होता है ऐसा पैराबोला होके जाता है, मतलब परवलयाकार रास्ता बनता है। और क्रूज मिसाइल यूं सीधे अटैक करती है, जैसे यहाँ से मिसाइल लॉन्च की गई तो यूं सीधे जाएगी, आकाश में ऐसे मुड़ेगी और ऐसे सीधे जाके अटैक करेगी। और बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे, क्योंकि ये बहुत दूर जाके इसको मार करनी होती है, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि हमारे देश में जो रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, ये क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जवाब आप लोगों को देना है। तो चलिए अग्नि 3 देख लेते हैं। और एक चीज़ इसमें, एक चीज़ हमने और समझाई थी कि जो हमारी मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है वो हम कहाँ करते हैं, ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट के पास जो कलाम द्वीप है वहाँ से करते हैं। और जो सैटेलाइट लॉन्च करना होता है वो कहाँ से करते हैं, श्रीहरिकोटा से। तो ये इस न्यूज़ के बारे में सारी चीज़ें थी। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट्स द यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन 2022। अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये हैकाथन क्या होता है, ये वर्ड क्या है हैकाथन। हैकाथन एक तरह का क्या होता है कि जैसे पूरा उसमें एक टास्क दे दिया जाता है कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को, उनके पास एक टास्क दे दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि इस कम समय में, मतलब इस टाइम के अंदर इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। कितना ज़्यादा आप इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आते हो, कितना ज़्यादा, मतलब एक तरह का चैलेंज होता है ये हैकाथन, ठीक है। और हम किसके साथ कर रहे हैं, इंडिया अफ्रीका, है ना, स्टूडेंट्स को ये चीज़ दी जाती है। यानी अब एक चीज़ आप समझिए, अफ्रीका पे हमारा आजकल फोकस बहुत ज़्यादा है। डिफेंस एक्सपो हमने किया, अफ्रीका के साथ डायलॉग पार्टनर हमारा अफ्रीका था। अभी अफ्रीका के देशों के साथ हमने एक नेवल एक्सरसाइज भी शुरू की, आप उसका भी जवाब देंगे, है ना, किन 2 देशों के साथ। वैसे हम बता दे रहे हैं, तंजानिया और
दूसरा देश कौन सा था? मोजाम्बिक। दूसरे देश तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ हमने क्या किया? ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज शुरू की है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि यूपी योगी आदित्यनाथ ने इनाग्रेट किया है, तो कहाँ इनाग्रेट किया है, ठीक है, और ये है क्या? तो यूपी के जो सीएम हैं, इन्होंने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन एट द गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, कहाँ पे किया है? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। द हैकाथन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम 22 अफ्रीकन कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द हैकाथन, ठीक है। तो इसमें क्या है? 22 कंट्रीज जो अफ्रीका की हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। द यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन इवेंट इज सीइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ 603 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट भाग ले रहे हैं? 603 स्टूडेंट हु विल एंगेज इन कोडिंग फॉर 36 आवर्स नॉन स्टॉप टू फाइंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन फॉर इश्यूज प्रिवेलिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी एंड ड्रिंकिंग वाटर। मतलब ये हमारे पास क्षेत्र दे दिए गए हैं, शिक्षा का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, हेल्थ, एनर्जी और ड्रिंकिंग वाटर, और इसमें कहा है 36 घंटे का नॉन स्टॉप टाइम रहेगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन। देखो इसमें जो जो दिक्कतें हैं उनका क्या? टेक्नोलॉजी बेस्ड हमें सोल्यूशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस हैकाथन में की गई हैं। इसी तरह हमारा टॉय हैकाथन हुआ था। हमारे देश में खिलौनों को बहुत बड़ा क्या है? बाजार है, और खिलौने हम सब कहाँ से मंगाते थे? मैक्सिमम हम चाइना से मंगाते थे। तो हमारे देश में ही टॉय हैकाथन का भी क्या किया गया था? ऑर्गेनाइज किया गया था। ये भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि टॉय हैकाथन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, हमारे देश में कहाँ इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें बच्चों को कहा गया था कि इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आओ कि कैसे कैसे मतलब अलग अलग तरह के खिलौने हमारे देश में ही बनाए जा सकते हैं। लकड़ी के खिलौने हो सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए भी हम बीच बीच में प्रश्न देते जा रहे हैं। इसरो कंडक्टेड 200th consecutive सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ RH-200 साउंडिंग रॉकेट। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा ये RH-200 साउंडिंग रॉकेट क्या है ना। और इसरो ने 200th consecutive मतलब लगातार 200वां सक्सेसफुल लॉन्च किया है। किसका? RH-200 साउंडिंग रॉकेट का। तो चलिए इसको समझते हैं। ये जो हमारा रॉकेट है, पहली बात तो देखो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? थुम्बा, तिरुवनंतपुरम। अब आपको लगेगा मैम अभी तक तो बता रही थी सारे सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा से करते हैं, ये तो थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरला के पास से कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये देखिए जो साउंडिंग रॉकेट हमारा होता है, साउंडिंग रॉकेट किस लिए किया जाता है, लॉन्च किया जाता है? जब हमें मौसम विज्ञान का अध्ययन करना है, यानी मौसम का अध्ययन करना, मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड सिमिलर ब्रांचेस ऑफ स्पेस फिजिक्स, इसके लिए जो रॉकेट लॉन्च होते हैं उनको साउंडिंग रॉकेट कहते हैं। उनका यूज किस में कहते हैं? उनका साउंडिंग रॉकेट में यूज करते हैं, ठीक है। साउंडिंग रॉकेट उसी के लिए होते हैं, मौसम विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, मौसम का अध्ययन करने के लिए, एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करने के लिए। तो ये हमारे कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, जो कि केरला में आता है, तिरुवनंतपुरम में आता है, ठीक है। चलिए, और ये लगातार 200वां क्या है? सक्सेसफुल। इसीलिए इसरो का जो सक्सेस रेट कहा जाता है ना बहुत ज़्यादा होता है, तभी बाकी जो देश आते हैं वो इसरो से मतलब डेट लेते हैं कि हमारा रॉकेट भी आप लॉन्च करिए, क्योंकि आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 इंडिया रैंक्स एट 61st। अब आपके दिमाग में आएगा 61st इंडिया की रैंक आई है कितने में? 131 देशों की इकोनॉमी में भारत की 61वीं रैंक है। अब नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स होता क्या है, ये भी तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स का मतलब होता है ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे देश में जितनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उस टेक्नोलॉजी का हम कितना बढ़िया से मतलब प्रयोग कर पा रहे हैं कि उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपने देश में गवर्नेंस है मतलब सरकार की जो भी जितनी योजनाएं हैं उनको अच्छे से लागू करवा पा रहे हैं। ये क्या होता है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स होता है। जैसे आप लोग अभी टेक्नोलॉजी की मदद से ही इस वीडियो को देख पा रहे हैं, करंट अफेयर की क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ों में हमने मतलब कितना अच्छा किया है, ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स होता है। भारत ने पिछले साल से इस साल 6 स्लॉट क्या किए? 6 स्लॉट की छलांग लगाई है, यानी अभी 61th रैंक है तो पिछले साल 67 थी। तो चलिए यही था नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, और इसमें हमारा सिंगापुर सेकंड नंबर पे था, यूएसए हमारा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ऑनर्ड विद गांधी मंडेला अवार्ड,
है ना। अब तिब्बत के जो दलाई लामा है, तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका नाम है दलाई लामा, दलाई लामा ये क्या है, ये तिब्बत के लीडर थे। लेकिन चाइना ने जब तिब्बत पे क्या कर लिया, पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया, तो चाइना से ये आए, मतलब तिब्बत से ये आए। तिब्बत की कैपिटल, आप जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, तिब्बत की कैपिटल बताइएगा। तो तिब्बत से ये वहाँ से मतलब आए और इन्होंने भारत में शरण ली। भारत में क्या लिया, रिफ्यूजी लिया। भारत में इन्हें रिफ्यूजी स्टेटस दिया गया, भारत के ही धर्मशाला से, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। वहाँ से तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलती है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, यानी निर्वासित सरकार जो तिब्बत की चलती है, कहाँ चलती है, भारत से ही चलती है, भारत के धर्मशाला से चलती है। अब दलाई लामा कहीं भी जाते हैं, एक तो दलाई लामा को भारत में शरण ही दे रखी है, इसी वजह से उसने एक्सक्यूज लेके 1962 का वॉर किया है ना, कि हमारे दुश्मन को आपने क्या रखी है, हमारे यहाँ से जो भागा हुआ है उसको आपने शरण दे रखी है। अब दलाई लामा को भारत ने क्या किया है, इनको मतलब ये गांधी मंडेला जो अवार्ड है, ये पुरस्कार से जब सम्मानित किया तो चाइना को बहुत मिर्ची लगी। उसने कहा कि हमारे यहाँ से जो भागा हुआ व्यक्ति है आप उसको सम्मानित कर रहे हो। तो भारतवासियों ने कहा कि, भारत ने कहा कि मतलब हाँ, हमारा उद्देश्य ही यही था कि आपको बुरा लगे, तो अच्छी बात है आपको बुरा लगा, हमारा उद्देश्य सक्सेसफुल रहा। तो मतलब ये गांधी मंडेला प्राइज, ये पीस प्राइज टाइप का होता है। गांधी तो वो सबको मतलब आप सभी जानते हो, महात्मा गांधी। नेल्सन मंडेला कौन थे, ये अफ्रीका के क्या थे, अफ्रीका के ये पहले ये ब्लैक मतलब प्रेसिडेंट बने थे। और ये इन्होंने ब्लैक में मतलब ब्लैक लाइफ मैटर्स के एक तरह से लेके, मतलब अश्वेतों के अधिकारों को लेके अफ्रीका में बहुत ज़्यादा, साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा क्या चलाया था, एक तरह से आंदोलन चलाया था। कई साल तक इनको मतलब जेल में रहना पड़ा था। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति, जिन्हें भारत में भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसे, नेल्सन मंडेला को, जिनके नाम पे ये पुरस्कार है, गांधी मंडेला पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें पूरा था तिब्बतन लीडर इज रेसिपिएंट ऑफ द 1989 नोबेल पीस प्राइज भी किसको मिला था, दलाई लामा को। तो दलाई लामा के बारे में इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी अमंग्स्ट द टॉप रैंक डिस्ट्रिक्ट ऑन द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये क्या है, जब 2019 में वापस से बीजेपी की सरकार चुन के आई तो इन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया है ना, जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री थी उसी को डिसमेंटल करके इसको क्या बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया, एक नया जल शक्ति की मिनिस्ट्री बनाई और उसी का एक मिशन चलाया था, जल जीवन मिशन। इसके तहत ये योजना थी कि हर घर हम क्या करेंगे, नल से जल पहुंचाएंगे। तो उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर जिला है, इसने बहुत ज़्यादा काम किया, कई लोगों के घर तक जल के कनेक्शन मतलब नल के कनेक्शन क्या कहें पहुँच। इस वजह से इनको क्या दिया है, टॉप अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, किसको, शाहजहांपुर को, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। चलिए आगे देखते हैं। 53rd IFFI 2022 चिरंजीवी ऑनर्ड विद इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। अब चिरंजीवी ये एक्टर, इनसे आप सभी परिचित होंगे है ना, साउथ के बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनको क्या मिला है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022, ये इनको प्राइज मिला है। तो ये प्राइज देखिए, जितने भी ऐसे प्राइज होते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति को मिले हों, जैसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट ये अवार्ड, तो ये आपको याद करना होगा है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चिरंजीवी का नाम हमें याद रखना है, क्या मिला है इनको, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। कहाँ मिला है, 53rd जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा है, कहाँ हो रहा है, गोवा में हो रहा है। ठीक है, अभी आजकल बहुत न्यूज़ में भी बना होगा, अभी कल ही की न्यूज़ थी कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने सारे राज्य हैं, सब राज्य वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने नाम का एक पवेलियन मतलब लॉन्च कर रहे हैं। जैसे बिहार का पवेलियन पंकज त्रिपाठी ने क्या किया था, उसका उद्घाटन किया था। यूपी का पवेलियन, हर जगह का अलग अलग पवेलियन बन रहा है। इससे क्या है, अब जब फिल्म इंडस्ट्री वाले वहाँ आएंगे, शूटिंग करने आएंगे, तो वहाँ से एक तरह से राज्य में एक तरह से इन्वेस्टमेंट आएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है, जो एक्टिविटीज़ होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, तो इससे फ़ायदा होगा। इस वजह से ये प्रत्येक चीज़ें हो रही हैं। कहाँ हो रहा है, ये गोवा में हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, वायुसेना नगर ऑर्गेनाइजेस इंडियन एयरफोर्स एयर फेस्ट 2022। वायुसेना नगर हम देखेंगे कहाँ है, ये हमारा नागपुर में आता है। इसने इंडियन एयरफोर्स का एयर फेस्ट क्या किया है, 2022 का, इसको ऑर्गेनाइज किया। एयर फेस्ट क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे 26 जनवरी होती है, तो उस तरह के मतलब कोई भी हमारे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो एयरफोर्स के इस तरह से विमान जाते हैं और वो हवा में ही कलाबाजी करते हुए उस तरह से जाते हैं। तो एयर फेस्ट, ये क्या है, एयर फेस्ट मतलब एयर फेस्टिवल एक तरह से लॉन्च किया गया है। तो इसमें भी देखिए इस तरह से जहाज गए, उन्होंने कलाबाजियाँ की। तो इसमें क्या है, इसमें किसने किसने भाग लिया, ये एक तरह का शो होता है। 4 सारंग, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इन सब चीज़ों में इसमें भाग लिया। और आज़ादी का जो
अमृत महोत्सव है, इसी के पार्ट के तहत इसको मनाया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? इंडिया @75, यानी आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं ना, इसीलिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शत्रुनाश एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इन राजस्थान। अब शत्रुनाश एक्सरसाइज क्या है? शत्रुनाश जो हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये किसकी है? इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स इसको ज्वाइंटली कंडक्ट कर रहे हैं। ये कहाँ हो रही है? राजस्थान में हो रही है। कौन सी कमांड इसको कर रही है? साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, ये शत्रुनाश एक्सरसाइज है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। शत्रुनाश एक्सरसाइज राजस्थान में द थार डेजर्ट ऑफ द राजस्थान 21 नवंबर 2022 यहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया है। अब हम आर्मी की डिफरेंट कमांड के बारे में देख लेते हैं। देखिए, डिफेंस के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी की कौन सी कमांड कहाँ पे है। तो पश्चिमी कमांड आर्मी कहाँ? चंडी मंदिर हरियाणा। पूर्वी कमान कोलकाता पश्चिम बंगाल। दक्षिणी कमान पुणे महाराष्ट्र। उत्तरी कमान उधमपुर जम्मू। मध्य कमान लखनऊ उत्तर प्रदेश। दक्षिण पश्चिम कमान जहाँ पे ये हमारा हो रहा था जयपुर राजस्थान, मतलब दक्षिण पश्चिम कमान ने क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था। और सेना प्रशिक्षण कमान शिमला हिमाचल प्रदेश। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अरिट्टापट्टी विलेज इन मदुरई नोटिफाइड एज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। बायोडाइवर्सिटी क्या? जैव विविधता। मतलब जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में, जैसे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग क्षेत्र से, देश के अलग अलग हिस्से से आके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये क्या है? एक तरह की विविधता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह के बच्चे मतलब उसमें पढ़ें या फिर क्या। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें एक ही जगह पे हमें मिल जाएं, मतलब पहाड़ भी मिल जाएं, नदियाँ भी मिल जाएं, ये सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ हमें क्या मिल जाए जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, अलग अलग चीज़ें एक ही जगह मिले। तो ऐसा हमारा गाँव है अरिट्टापट्टी। कहाँ का गाँव है? मदुरई। मदुरई आपने पढ़ा होगा, इतिहास में भी संगम साहित्य में पढ़ा होगा, पांड्य राजाओं की क्या थी? उनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो मदुरई अरिट्टापट्टी ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित हुआ है तमिलनाडु का। क्यों घोषित हुआ है? क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब एक तरह से पूरा ये गांव अगर आप गूगल करके भी देखिएगा, वो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बहुत सारे नदी, बहुत सारे झरने, मतलब जो जैव विविधता के रूप में इसमें देखेंगे आप। जो आर्टिफिशियल एक लेक भी यहाँ पे बनाई है, अनाईकोंडन लेक है ना। ये पांड्यास इन द 16th सेंचुरी इसको बनाया गया था। कई सारे मतलब 72 लेक, 200 नेचुरल स्प्रिंग, मतलब प्राकृतिक रूप से जो झरने वगैरह हैं, पूल्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब सोचिए 4 मतलब इस तरह से बैरन ग्रेनाइट के हिलॉक्स, कितना सुंदर लगता होगा। चारों तरफ पहाड़ है, सुबह सुबह मतलब जब सूर्योदय होता होगा कितना सुंदर लगता होगा। तो ये इस वजह से इसको क्या बनाया गया है? फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिए अब आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में एक आंसर दीजिएगा। लास्ट करंट अफेयर में हमने पढ़ा था फर्स्ट ये जियो हेरिटेज साइट, जो फर्स्ट नहीं जियो हेरिटेज साइट जो कि मेघालय में बनी थी। मेघालय में आप बताएंगे उस जियो हेरिटेज साइट का नाम क्या था। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ में हम वर्ल्ड हेरिटेज वीक 19 से 25 नवंबर 2022, यानी कि विश्व विरासत सप्ताह 19 से 25 नवंबर जो कि बीत चुका। इस पूरे सप्ताह में विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया था। अब यूनेस्को की तरफ से मतलब कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत में जो संस्कृति मंत्रालय है, ये भी इस सप्ताह में जागरूकता फैलाता है कि हमारा जो विरासत स्थल है हमको किस तरह से उनको कंजर्व करके रखना है। तो ये पूरा एक सप्ताह तक ये पूरा प्रोग्राम चला था। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे? आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो भारत का है, इसके जो फाउंडर थे अलेक्जेंडर कैनिंघम थे। कब इसको फाउंड किया गया? एएसआई को 1861 में किया गया। कब किया गया? 1861 में किया गया। अब अभी इसके डायरेक्टर कौन है? वी विद्यावती। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपके लिए क्वेश्चन, और इस समय जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है ना, संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? ये भी जवाब आप देंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और आप लोग जो सारे आंसर्स देते जाएंगे उसके बाद इनके सारे आंसर्स एक बार मैं भी दे दूंगी, मतलब जो भी इनके सही आंसर्स होंगे या फिर जिसका आंसर सही होगा उसको पिन कमेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि ये सारा मतलब ये सारी चीज़ें हैं। 6 दिन का ये पूरा मतलब आपका हफ्ते भर का ये आपका प्रोग्राम चला था। चलिए फिर जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया
जो FTA साइन हुआ है, FTA रेटिफाइड बाय ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। तो देखिए हम बहुत न्यूज़ में सुन रहे हैं ना कि FTA साइन हो गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो इसको हम समझते हैं। इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया हैं, तो जब दो देशों के बीच में हमने क्या समझा कि जैसे दो देश हैं, मान लीजिए ये A है ये B है, जब ये अपना कोई सामान इस देश में बेचने के लिए भेजेगा तो जब इसका सामान इसकी सीमा के अंदर प्रवेश करेगा तो उसके अंदर एक सीमा शुल्क लगेगा। इस देश पे क्या लगेगा? सीमा शुल्क, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये कस्टम ड्यूटी इस देश पे लगेगी, इसको पे करना पड़ेगा, तभी इसका सामान यहाँ पे प्रवेश करेगा बिकने के लिए। ठीक है, तो सेम चीज दूसरे देशों के साथ होती है। जब देश अपने साथ क्या कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता पे साइन कर लेते हैं, तो ये चीज इनके लिए क्या हो जाती है, एक तरह से ये चीज इनके लिए एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इनका सामान पे फिर सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी लगना बंद हो जाता है। अब चूंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्या है, डेमोक्रेटिक नेशन है, तो ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इसको पास कर दिया है। अभी हमारी संसद का, इंडियन पार्लियामेंट का इसको पास करना अभी शेष है। तो 7 दिसंबर से हम देखेंगे ना, जब विंटर सेशन होगा तो विंटर सेशन में देखेंगे हमारी संसद में ये बिल पारित होगा कि FTA एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ पारित किया जाए कि ना किया जाए। उसमें अगर सहमति हो जाएगी तो ये एग्रीमेंट पास हो जाएगा, मतलब FTA दोनों के विदेशों के बीच में हो जाएगा और व्यापार शुरू हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में व्यापार शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए, तो ये इसी के बारे में ये पूरा था FTA एग्रीमेंट के बारे में। अब इसमें नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया पूर्णिमा देवी बर्मन इज वन ऑफ द UNEP's चैंपियंस ऑफ द अर्थ फॉर 2022। इंडिया की जो पूर्णिमा देवी बर्मन है, जो कि ये है, इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP का क्या मिला है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। ये उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो पर्यावरण के संरक्षण को लेके बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड 2018 में मोदी जी को भी मिला था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, तो यही मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को, तो इसमें इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। फिर हम आगे देखेंगे, गिरिराज सिंह इनॉग्रेटेड सरस आजीविका मेला 2022 एट न्यू दिल्ली। गिरिराज सिंह क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने नई दिल्ली में, मतलब न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला क्या किया है, इसकी शुरुआत करी है। इसमें इन्होंने बड़ी सारी बातें करी कि मतलब ये जो मोदी जी हैं, इन्होंने मतलब एक तरह से स्टार्टअप इंडिया की योजना की शुरुआत की थी। यहाँ रेड फोर्ट से, लाल किले से इसकी उद्घोषणा की थी शुरुआत में। उस समय हमारे देश में मतलब स्टार्टअप 400 हुआ करते थे, आज हमारे देश में 80,000 स्टार्टअप हैं, जिनमें से 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, $1 बिलियन, जब जिसका ये रेवेन्यू पहुंच जाता है $1 बिलियन, अरब डॉलर, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको यूनिकॉर्न बोल देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें। फिर इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे, इंडिया टू टेक ओवर चेयरमैनशिप ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI फ्रॉम फ्रांस। अब इंडिया क्या करेगा, चेयरमैनशिप लेगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, यानी कि AI पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जैसे आपका एलेक्सा वगैरह होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है ना, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, इसकी चेयरमैनशिप अभी किसके पास है, फ्रांस के पास है। इंडिया अब उसकी चेयरमैनशिप लेगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ उसके बारे में थी। नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, इन्होंने क्या किया है, डबल्स पेंशन ऑफ फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी जो इनके राज्य में रह रहे थे, उनकी क्या कर दी है, पेंशन को इन्होंने डबल कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, रिटायर्ड IAS अरुण गोयल अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनको भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है ना। चीफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ECI, जो कि चुनाव कराता है। अभी देखिए गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, गुजरात और हिमाचल के चुनाव है ना, उनके नतीजे एक साथ ही आएंगे। तो एक हमारा क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर काम करते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर ये बने हैं कौन, अरुण गोयल। अब आप कमेंट सेक्शन में क्या आंसर करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन है, इसका आप आंसर कीजिएगा। और भारत के संविधान में आर्टिकल 324 में इसका क्या आता है, मेंशन आता है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ अटेंड्स फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप आप लोग देख रहे हैं ना, कहाँ हो रहा है, कतर में हो रहा है, कतर में हो रहा है। और इसको अटेंड करने के लिए भारत की तरफ से जगदीप धनखड़ जी गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आती है वर्ल्ड टेलीविजन डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 नवंबर को। विश्व जो ये आपका टीवी दिवस होता है, टीवी मतलब ये टीबी वो मत समझ लेना, ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये क्या है टीवी, तो ये 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, न्यूजीलैंड SC टर्म्स वोटिंग एज 18 डिस्क्रिमिनेटरी। अब जो न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि जो वोटिंग एज है 18 साल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमारे देश में भी पता है, जब देश आज़ाद हुआ था, आपको आप में से कई
कई को नहीं पता होगा, हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ था, शुरुआत में जो आपकी वोटिंग एज हुआ करती थी, जो आज 18 साल से ऊपर के मतलब क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, तब 21 साल हुआ करती थी। हमारे देश में हमने इसको संशोधन करके, तो कब संशोधन किया इसको देखेंगे, ये कम करके 18 साल लाई गई। और ये न्यूजीलैंड में क्या है 18 साल है, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, और भी कम एज में, मतलब 16 साल एक तरह से होनी चाहिए। इसमें क्या है 18 साल डिस्क्रिमिनेटरी है, उससे कम उम्र के बच्चे भी क्या कर सकते हैं। ये न्यूजीलैंड की क्या है प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन, इन्होंने भी कहा कि ये बात मतलब चल रही है कि इसको क्या किया जाए, 16 साल कर दिया जाए। तो देखिए आगे न्यूज़ में आया कि अगर न्यूजीलैंड में भी, ऐसे कई देशों में ऐसा है जहाँ 16 साल क्या है एज है, ठीक है। और भारत में भी 1950 में संविधान की घोषणा के बाद से भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष थी। हालांकि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 61st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें ये उम्र घटा के कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद क्या न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, भारत की जो सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी अब आ गई है। क्यों थी, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के टाइम पे कई लोग मतलब एक तरह से अलग थलग पड़ गए थे, उनकी जैसे कई सारी चीज़ें, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे ऐसे बहुत सारी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी ठप पड़ गई। तो ऐसे देश में, ऐसे समय में लोग बहुत अलग थलग हो गए थे, बहुत ज़्यादा जैसे इकोनॉमिक बर्डन भी उनके ऊपर आ गया था, जैसे नौकरियाँ चली गई थी और बहुत सारी जैसे उनको पेस थे, ड्यूज़ थे पे करने थे। तो ऐसी सूरत में कई लोग क्या कर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे। तो सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी भारत में लागू की गई है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च 53 आवर्स चैलेंज। और ये जो IFA जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा था इंटरनेशनल, इसमें इन्होंने 53 आवर्स का एक चैलेंज किया। इसमें ये किया कि इस चैलेंज के अंदर क्या करना है, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करो और 53 आवर्स के अंदर आप डॉक्यूमेंट्री या फिल्म मतलब पूरी एक बना के दो, है ना। तो ये मतलब एक तरह से इनोवेटिव आइडिया एक तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्या है, तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व लॉन्च जंबो ट्रेल्स इन कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये आपका कहाँ आता है, तमिलनाडु में आता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जंबो ट्रेल्स, ये मतलब हाथियों के लिए एक तरह से किया गया है, इसको लागू किया गया है। तो ये मत सोचिएगा कि टाइगर रिजर्व है तो वहाँ पे केवल टाइगर होंगे, टाइगर रिजर्व है तो केवल टाइगर नहीं, वहाँ पे सारे जीव रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ में हम क्या बढ़ेंगे, केवीजी बैंक गेट्स अवार्ड फॉर अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट। केवीजी बैंक जो आपकी कर्नाटक विकास बैंक है, ये जो आपकी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसको मिला है अटल पेंशन योजना के लिए, कि मतलब अटल पेंशन योजना जो सरकार की योजना है, तो ज़्यादा लोग इसके पास आए, तो इनके पास ज़्यादा लोग इनरोलमेंट कराने आए इस योजना का। इन्होंने 50,000 का लक्ष्य रखा था, लोग आ गए मतलब 69,000, तो मतलब ज़्यादा लोग आए, तो इस वजह से इनको अवार्ड मिला कि इन्होंने इस योजना को बहुत अच्छे से क्या किया है, कार्यान्वयन किया है। नेक्स्ट क्या है, कासिम जोमाट टोकायेव, ये क्या बने हैं, कजाकिस्तान के री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट। पुनः इनका चयन हुआ है किसमें, एज अ प्रेसिडेंट, कासिम जोमाट टोकायेव का, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे कजाकिस्तान आता है, यहाँ पे हमारा किर्गिस्तान आता है, ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। उसके नीचे हमारा भारत आ जाता है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तो कजाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्री लॉन्च ऑफ इंडियाज ईयर लॉन्ग ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 टू बी हेल्ड इन दिल्ली टुडे। यानी कि ये क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। मिलेट क्या होता है, जो हमारा बाजरा होता है, इसका ये जो ईयर 2023 को घोषित किया। भारत बहुत साल से कोशिश कर रहा था कि 2023 को हम किस रूप में घोषित करें, इंडिया जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में घोषित किया। देखिए जितना मोटा अनाज होता है ना, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और जितना महीन अनाज होता है, जैसे कहते हैं ना मैदा वगैरह नहीं खाना चाहिए, वो आंतों में जाके चिपक जाता है। ये एक तरह से जो मोटा अनाज होता है, ये आंतों की सफाई करता है ना। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये 2023 को घोषित किया गया है, तो इसके लिए प्री सेलिब्रेशन भारत में होना शुरू हो गया है। यूरोप नेम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट, जो वर्ल्ड का फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट है, यूरोप ने उसको नामित किया है, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, पैरानॉट। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, पैरानॉट रखा है। जिस तरह से पैरा ओलंपिक होता है, तो पैरा ओलंपिक में क्या होता है, देखिए एक ओलंपिक होता है, ओलंपिक में जो फुली एबल्ड बॉडी के लोग होते हैं वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, और पैरा ओलंपिक में जो लोग मतलब विकलांग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने इनका नाम क्या रखा है, पैरा एस्ट्रोनॉट। क्या नाम रखा है, पैरा एस्ट्रोनॉट, की मतलब एक तरह से विकलांग। और ये पहले व्यक्ति कौन है, ब्रिटिश पैरा ओलंपिक स्प्रिंटर जॉन मैकफॉल, ठीक है। अभी मतलब स्टडी चल रही है कि ये लोग वहाँ पे कैसे क्या सर्वाइव करेंगे ये सारी चीज़ों पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2022। तो ये
कब हुआ? 25 नवंबर को। यानी वुमेन्स के विरुद्ध जो हिंसक घटनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए, हिंसा के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आज हमने एक और दिवस पढ़ा था 21 नवंबर, क्या पढ़ा था? टेलीविजन दिवस पढ़ा था। नेक्स्ट न्यूज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, इनको पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ क्या किया गया है? नियुक्त किया। ये हमारी आज की आखिरी न्यूज़ भी है। तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? ये आसिम मुनीर जी हुए हैं। इससे पहले कौन थे? जो जनरल बाजवा थे। तो ये नए आर्मी चीफ बने। अब देखते हैं ये भारत के साथ इनके जो संबंध हैं किस तरह से आगे करते हैं। और एक चीज़, कल जो हमारा था, आज ये अब जो देख रहे हैं 26 नवंबर के दिन हम लोग किसके रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं? 26/11 तो एक तो था ही, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी हम इसको क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर। ठीक है, तो इस न्यूज़ को याद रखिएगा। तो यहीं से हमारा जो करंट अफेयर का वीडियो होता है यहीं पे समाप्त होता है। इसको और भी ज़्यादा आगे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और जितने आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस के आप आंसर कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर कर पाते हैं, मतलब आपको कितना पिछला याद है ना। तो चलिए इसको वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।